सर इनॉग्रेशन हो गया। किस चीज का? ट्रम्प हम्म। ट्रम्प ट्रम्प हो गया इनॉग्रेशन। सही है बेटा। वो जो तुमने टॉपिक भेजे थे, जो व्हाट्सएप पे भेजे थे, वे हटे हुए हैं या वो सिलेबस में है? हटे हुए हैं। हैं बेटा, ये हटे हुए टॉपिक थोड़ा ना हो गए, तो एनसीईआरटी में है। हाँ, डोपलर इफेक्ट यस नहीं सर। है, वो हट चुका है। लेकिन वाईडीएससी तो है बेटा। मतलब मोस्ट ऑफ नहीं, मतलब मैं जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज देखा वो तो यही बता रहे हैं। इसलिए कंफर्म होने के लिए मैं उनसे भी मैसेज पे बात कर लिया, स्कूल वाले टीचर से। तो बोल रहे कि हट चुके हैं। नहीं, वो अभी तक मैसेज ही नहीं किए। वो बस डॉपलर इफेक्ट का अभी तक मैसेज कर पाए, क्योंकि मैं कॉल पे डॉपलर इफेक्ट ही सब बोला। हम्म। हाँ, तो डोपलर इफेक्ट तो नहीं है। डोपलर इफेक्ट तो बेटा एनसीईआरटी से भी आउट है। लेकिन अगर ये बाकी हट चुके होंगे, हाँ, रिजोल्विंग पे पावर हट चुका है, रिजोल्विंग पावर नहीं है अब एनसीईआरटी में। लेकिन बेटा पोलराइजेशन, वाईडीएससी, अगर यही हट चुके होंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स में बचा ही क्या है? फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। हाँ? फिर तो हाइगन्स प्रिंसिपल बचा है बस। यस सर। देख ले बेटा, हम भी एक बार NCERT, कभी हम पुरानी एनसीईआरटी में ही मजे ले रहे हो अभी तक। कहा था क्या था बेटा, कंपटीशन तो वेव फिर हो ऑप्टिक्स। गया होगा। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, अभी सारा ही हटा दिया अब की बार। मैं तो ऐसे देख के सोचा कि भाई ये तो पूरा ही मामला हट चुका है, फिर बचे ही क्या है जिंदगी में। ये तो थ्योरी है, हाइगन्स प्रिंसिपल तो है बेटा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो रहा है हाइगन्स से। ये रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है हाइगन्स से। एक कर्व्ड सरफेस कैसे बनेगा, ये भी है। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स है, एडिशन ऑफ वेव है बेटा। वाईडीएससी तो है अभी तक तो एनसीईआरटी में। समझ पा रहे हो क्या? ये वाईडीएससी है। दिख पा रहा है कि मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा आपको? यस सर। एक सेकंड रुकना बेटा। ये सारी आफत अभी आएगी, अब फोन भी 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 भी। तो वैसे मेरे को बीच में शायद पानी पीने जाना पड़ सकता है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, पानी पीने जाना। एक सेकंड दे दो बस मेरे को। यार हर कोई इंसान ना ये सोचता है कि आकाश इज फ्री इन हिज लाइफ। ठीक है ना? पता नहीं यार क्यों ही सोचता है वो। क्या तो वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा फ्री है? यार मेरे दोस्त ना मेरे से कहते हैं कि तू हमारा फोन क्यों नहीं उठाता। अब बताओ यस। क्या करूं। लिटरली मैंने परसों एक आदमी को मनाया है, मेरा दोस्त ही है, नोएडा का है वो। यस भाई सर। बोलता है कि मेरे से क्यों बात नहीं करता। अब लोगों को लगता है कि मैं नाराज हूं उनसे। यार सच बताऊंगा, लिटरली सुबह से अभी नहाया हूँ जस्ट। जब मैं तुम्हारे पास आके कॉल की, बस मैं नहा के आया था। नहाने की फुर्सत नहीं है यार लाइफ में। क्या बताऊँ। अब जरा ध्यान से देखो, सर। YDS CV है, समझ पा रहे हो क्या? सर वही मैं बोलो बेटा ये बोलो। इसमें का भी भेज दे रहा। अपने ये CBSC की ऑफिशियल साइट पे। हाँ,
मतलब वो लोग तो सीबीएसई के ही देख। साइड पे घुमा रहे थे। ये हम्म। ये बुक में से है, ये बुक का ईयर में देख लेता हूँ। Wave front Huygens principle reflection of plane wave at plane surface using wave point proof of laws of reflection and reflection in Huygens principle interference तो है young double slit experiment and expression है for fringe width है no derivation final expression only। आपको डेरिवेशन नहीं याद करना बेटा, वो जो हमने कल डेरिवेशन किया है ना वो याद नहीं करना है, समझ पा रहे हो क्या? इस बुक के अकॉर्डिंग तो यस सर। तो जो बड़े बड़े से मतलब आपको बस ऐसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कोस फाई। आपको डेरिवेशन नहीं निकाल के लेके आना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आज पढ़ाऊंगा विद सेंट्रल मैक्सिमम क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। क्वालिटेटिव मतलब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको डेरिवेशन नहीं कराना है। डेरिवेशन डिफ्रैक्शन का है भी नहीं, ये तो मैं मानता हूँ। डेरिवेशन तो हमारे टाइम पे भी नहीं था डिफ्रैक्शन का तो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बेटा वाईडीएससी के भी आपको डेरिवेशन नहीं याद करना, इसके अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है, ठीक है ना? यस सर। तो सर वो लेकिन भी वाईडीएस शायद सेम ही कह रहा था, मैं शायद हम्म, गलत। हाँ तो बेटा वाईडीएससी के आप डेरिवेशन याद नहीं करना, लेकिन मैं बता दूंगा कौन कौन से फॉर्मूले डायरेक्ट याद करने हैं, ठीक है ना? यस सर। मोस्ट प्रोबेबली पिछले पिछले जो 4-5 साल से जो बेटा मैं बोर्ड के ट्रेंड देख रहा हूँ उनके अंदर वाईडीएससी के डेरिवेशन पे क्वेश्चन आता भी नहीं है। वो वाईडीएससी से न्यूमेरिकल पूछना ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? जो ट्रेंड चल यस रहा है सर। आजकल। तो अगर डेरिवेशन हट भी गया वो पहले भी नहीं पूछ रहे थे ना, वो अब चलो कोई बात नहीं बेटा, हमने पढ़ लिया है, हमारा सिर्फ डिफ्रैक्शन रह गया है, छोटा सा पार्ट है। एनसीईआरटी से डिफ्रैक्शन पढ़ोगे बेटा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं 2 फॉर्मूले बताऊंगा और उसी से प्रूफ करा दूंगा डिफ्रैक्शन होता क्या है, डोंट वरी, बाकी सब हो चुका है, ठीक है? चलो यस सर। पहले थोड़ी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना बेटा? यस सर। टेक्नोलॉजी इट्स नेक्स्ट चैप्टर है, पहला था बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा चैप्टर है बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सर ये इजियर है बायोटेक्नोलॉजी मेन वाला जो था उससे? हाँ इजी है, उससे इजी है, ठीक है ना? मतलब जो हमने पढ़ा है उसके बस एप्लीकेशन है, समझ पा रहे हो क्या? कि हम उससे क्या यस क्या सर। कर सकते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसमें जैसे पहले एक चैप्टर आता था बेटा जो अभी पिछले साल ही हटा है, पिछले से पिछले साल, स्टडीज इन इनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन, उसका कुछ टॉपिक वहां से तो पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया, उसके कुछ टॉपिक के अंदर डाल दिए गए, समझ पा रहे हो? यस सर। तो एक तो टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा पुराने के कंपेयर में, क्योंकि पुराने में आपको 2-3 चैप्टर अलग पढ़ने पड़ते थे, अब वे चैप्टर हटा के टॉपिक में डाल दिए। पा रहे हो यस क्या? सर। कोई नहीं, आ जाएगा समझ में, डोंट वरी। देखो biotechnology as you would have learned from the previous chapter essentially is with industrial scale of biopharmaceuticals। बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या होता है बेटा? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो आप ड्रग्स या वैक्सीन वगैरह बनाते हो उसको बायोफार्मास्यूटिकल्स, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, हेलो बायोफार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, हेलो। ठीक है ना बेटा? सर मेरा थोड़ा तो ग्लिच हाँ हो रहा है इंटरनेट। देखो बेटा एक बार, मेरा भी लग रहा था मेरे को, एक सेकंड रुकना। आवाज आ रही है मेरी सही से? यस सर। चलो अब जब होगा बताना। एक मिनट मैं तो बेटा हम मैं क्या करते ऑन। हैं विद द हेल्प ऑफ बायो, हाँ 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 करो। यस सर मैं ऑन ऑफ करके आ रहा ओके बेटा, ओके ओके। हूँ। हेलो। हाँ बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चले। यस सर। वे शुरुआत में बेटा वही बताएगा जो पूरे चैप्टर में पढ़ाएगा, बायो फार्मास्यूटिकल्स मतलब बायो टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ हम ड्रग्स वगैरह बनाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स। बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स बता सकते हो आप क्या होता जेनेटिकली है? मॉडिफाइड माइक्रोब्स मतलब जैसे इकोलाई को जेनेटिकली मॉडिफाई कर हाँ दे रहे थे तो वो। तो आप फंगी को भी मॉडिफाई कर सकते हो, प्लांट को भी मॉडिफाई कर सकते हो, एनिमल को भी यस सर। मॉडिफाई कर सकते हो, समझ पा रहे हो? यस सर। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरापेटिक्स, डायग्नोस्टिक,
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, बेटा ये शुरुआत में पूरा चैप्टर का बताएगा। अभी हम पूरे चैप्टर में जब हम पढ़ लेंगे आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अभी इसको इंट्रोडक्शन को रहने देते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो। 3 क्रिटिकल रिसर्च फॉर बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो, वो ये 3 पॉइंट आपको आने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है कि विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आप क्या क्या कर सकते हो, समझ पा रहे हो क्या? सबसे पहले यस सर। providing the best catalyst in the form of improved organisms using a microbes or pure enzyme। बेटा आप कुछ भी दुनिया के अंदर कैटलिस्ट का मतलब जानते हो? जैसे मान लो क्या था, एक एग्जांपल ले लो, क्या होता है बेटा, जो इंसुलिन होता है, समझ पा रहे हो? ये ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है, इतनी तो बात क्लियर है ना? इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को डिक्रीज करता है। आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर। अब कैसे करता है, ध्यान दो। तो बेटा आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्लड के अंदर रहेंगे, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट तक ही होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहने लगेंगे तो बेटा किडनी उनको फिल्टर आउट करने लगेगी। जब वो किडनी किडनी का फंक्शन तो जानते होंगे, ब्लड को फिल्टर करती है। तो अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो भी यूरिन के साथ में पास आउट होने लगेगी, समझ पा रहे हो? बोलो हाँ। यस सर। तो बेटा इन ग्लूकोज को स्टोर कराना पड़ेगा कहीं या नहीं कराना पड़ेगा, बोलो हाँ। यस सर। उसको स्टोर कराने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। अगर इंसुलिन कम हो जाए बॉडी के अंदर तो बेटा जो ग्लूकोज है स्टोर कहाँ पे होता है? स्टोर होता है बेटा लीवर सेल के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाए तो बेटा जो आपके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया या जो ग्लूकोज होंगे ब्लड के अंदर, वो किसके अंदर स्टोर नहीं होंगे? लीवर की सेल के अंदर स्टोर नहीं होंगे। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ी रहेगी या नहीं बढ़ी रहेगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा सबसे पहला जो होता है आपको, जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से मैं तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तीनों बाद में पढ़ लेंगे तीनों पॉइंट। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से आप ऐसे थेरेपेटिक्स, ऐसे ड्रग क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब, जो कि बेटा ह्यूमन वेलफेयर में यूज आए। ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमन का सर्वाइवल रेट बढ़ा दे, समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर यस है? सर। अब जरा ध्यान से सुनो। जब बेटा बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी, कहानी सुनो बेटा थोड़ी सी, जब बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी तो जो इंसुलिन है वो स्लोटर्ड पिग से निकाला जाता है। स्लोटर्ड पिग जानते हो? स्लोटर्ड पिग्स, जो स्लोटर्ड हाउस तो जानते हो? यस सर। जहाँ पे मतलब पिग को। हाँ, काटा जाता है, ठीक है ना, मतलब यस उनकी सर। मीट वगैरह बिकती है फिर, ठीक है ना। तो जो यस सर। पिग्स होते थे उनके अंदर से, क्योंकि बेटा उनके अंदर भी इंसुलिन सीक्रेट होता है, तो उनके अंदर से इंसुलिन को निकाला जाता था और ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता था, जिनके अंदर इंसुलिन की कमी होती थी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा लेकिन देखा क्या गया कि जो पिग से जो इंसुलिन आ रहा है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर बेटा एलर्जी क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? एलर्जी। एलर्जी। जिसकी वजह से बेटा ह्यूमन, हाँ इंसुलिन तो आप बॉडी के अंदर दे रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम हो रहा है, लेकिन साथ के साथ में बेटा एक डिसऑर्डर भी तो आ रहा है, एलर्जी होनी शुरू हो गई, सुन पा रहे हो? बोलो हाँ। यस सर। तो बेटा हमको यहाँ पे किसका हेल्प लेनी पड़ी कि हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ऐसी ड्रग क्रिएट करें या कुछ ऐसी थेरेपेटिक क्रिएट करें कि जिससे कि बेटा साइड इफेक्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे जो बड़ा योगदान है बेटा वो होता है बायोफार्मास्यूटिकल्स में, मतलब ड्रग्स वगैरह तैयार करने के लिए, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सर अभी तक तो हम लोग फुल्ली मास्टर नहीं कर पाए ना बायोटेक मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग को मेडिसिन के लिए। इंडिया में नहीं कर पाए लेकिन बाहर तो कर पाए। इंडिया में भी बेटा बहुत सारी ड्रग्स है, अभी आप पढ़ोगे 30 ड्रग्स इंडिया के अंदर भी तैयार हो चुकी है बायोटेक्नोलॉजी से, समझ पा रहे हो? यस सर। जो ये कोरोना वायरस की वैक्सीन थी, कौन सी कंपनी ने दी थी ना, कंपनी का नाम भूल गया मैं, कौन सी कंपनी थी वो, याद है? कोविशील्ड समथिंग। हाँ, कोविशील्ड तो नाम था उसका, कंपनी तो अच्छा। कुछ और थी वो, इंडिया की थी। सर थोड़ी सी आवाज कट गई। इंडिया की तो है बेटा।
तो बना तो रही है, टेस्ट कर लूँ, लग तो रहा है मेरे को भी कुछ लैग आ रहा है। एक सेकंड वो टेस्ट स्पीड टेस्ट कर ले। स्पीड टेस्ट, हाँ बेटा थोड़ा तो लैग चल रहा है, एक सेकंड रुको। लैग तो आ रहा है बेटा, एक सेकंड बेटा मैं लीव करके आता हूँ ना। यस सर। आवाज, अरे बेटा आज तो बहुत लैग है, एक सेकंड रुकना बेटा। यस सर। हाँ हाँ हाँ, आज तो बेटा बहुत ज्यादा पता नहीं। आवाज आ रही है हमारी? यस सर। हम्म, चलो हो जाएगा नॉर्मल, चल तो रहा है नॉर्मल की तरफ ही। स्क्रीन विजिबल है देखना। यस सर। हम्म, ये 3 पॉइंट पढ़ाने के बाद मैं एक कहानी बताऊंगा तुमको, एक छोटी सी। आज ये कहानी मेरे माइंड में आई है, हल्की सी है, मेरा एक पुराना स्टूडेंट था उसकी कहानी यस सर। है, ध्यान दो। तो बेटा ये बोल रहे हैं 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी जहाँ पे आप यूज करोगे, तो बेटा उसके लिए जो क्रिटिकल, आप अभी बोल रहे हो ना कि बायोटेक्नोलॉजी इंडिया, मतलब हम भी बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर अभी तक इतनी ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रही है, जान पा रहे हो क्या? यस ठीक है ना? सर। तो 3 क्रिटिकल रीजन, मतलब 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से जो बायोटेक्नोलॉजी है बेटा, वो इंडिया छोड़ो, दुनिया के मेजर कंट्रीज में ग्रो नहीं कर पा रही है, समझ पा रहे हो क्या? देखो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे तो है नहीं कि बेटा आपको माइक्रोब ओहो हवा में दिख रहा है, ये रहा पकड़ो और इसके अंदर प्लाज्मिड डाल दो, बल्ले बल्ले मजा आ गया, ठीक है ना? ऐसे तो यस नहीं सर। होता, समझ पा रहे हो क्या? नेकड आई से आपको कुछ भी विजिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा, मान लो बेटा आप किसी लैब के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है ना, वहां पे कोई दूसरा इंसान आ जाए, बेटा ये बात बताओ, क्या मेरी बॉडी पे इस टाइम पे इकोलाई बैक्टीरिया नहीं बैठे होंगे? सोच के बताओ, यस सर। बैठे, क्योंकि एनवायरनमेंट में यार इतने ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लो काम कर रहे हो बायोटेक्नो अपनी बायोटेक की लैब में, और मैं वहाँ पे आ जाऊँ, तो बेटा आप मान लो ई कोलाई पे ही काम कर रहे थे, तो बेटा मेरे साथ में नॉर्मल कोई ई कोलाई भी आ जाएगा आपके पास में, समझ पा रहे हो क्या, जिससे आपका कोई यस लेना सर। देना, ठीक है ना? तो इसलिए बेटा ये जो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है ना बेटा, इसको डेवलप कराने के लिए एक तो आपको हाईली फंडिंग की जरूरत होगी, समझ पा रहे हो, क्योंकि आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट चाहिए होंगे, ठीक है ना? अब यस जरा, सर। अगर आप कभी किसी बड़ी फैक्ट्रीज में जाना, बड़ी फैक्ट्री जस्ट लाइक, अगर आप कोई भी एक इंटरव्यू देख लो, या कोई भी एक यूट्यूब पे देख लेना बेटा कभी, जहाँ पे स्मार्टफोन्स भी बनते हैं, समझ पा रहे हो? जनरली यस सर। एप्पल वगैरह के स्मार्टफोन देख लेना जहाँ पे बन रहे हैं, अब तो खैर ये वन प्लस वगैरह भी ऐसे ही बनाते हैं बेटा। वे जहाँ पे अपना चैम्बर रखते हैं ना, जहाँ पे फोन बनते हैं, वहाँ पे जब इंसान जाते हैं ना, जो उनके इंजीनियर लोग जाते हैं, उनको स्टलाइजेशन किया जाता है, समझ पा रहे हो क्या? स्टलाइजेशन मतलब जानते हो? यस सर, मतलब कंटेमिनेशन फ्री। हाँ, कंटेमिनेशन फ्री किया जाता है, मतलब ऐसी एयर से पास किया जाता है कि उनकी बॉडी पे जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
समझ पा रहे हो? यस ठीक है ना? सर। तो ये सब जो होता है मतलब बहुत बड़ी फंडिंग का काम होता है, ऐसे तो नहीं होता कि ओहो चलो बायोटेक की लैब खोल लेते बल्ले बल्ले हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो बेटा यस सर। जो क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का जिस पे आपको काम करना चाहिए ताकि आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सको, समझ पा रहे हो क्या? सबसे पहला, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म यूजिंग ए माइक्रोब और प्योर एंजाइम। बेटा आप क्या करते हो, जो भी, आप ऐसे समझ लो माइक्रोब है, आपने माइक्रोब के ऊपर, तो आपने माइक्रोब के प्लाज्मिड में कुछ भी मॉडिफिकेशन कराई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, तो माइक्रोब के अंदर अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिससे जो भी आपका जीन का प्रोडक्ट है वो निकल रहा है, समझ पा रहे हो क्या? तो बायोटेक्नोलॉजी को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, मतलब आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म डेवलप करने पड़ेंगे जिनके ऊपर आप ये काम कर सको, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। ठीक है यस ना? सर। ऐसा नहीं है कि कोई भी, अगर आपने याद हो थोड़ा, बेटा एवरी बैक्टीरिया इज नॉट एन कॉम्पिटेंट, ठीक है ना? कोई भी, हर कोई बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट नहीं होता है कि ओहो चलो इसको पकड़ लेते हैं, इसके अंदर प्लाज्मिड डाल देते हैं। तो बेटा आपको एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही ढूंढना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी में यूज करने के लिए जो आपके प्लाज्मिड वगैरह को इजिली अपने अंदर ले सके, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ यस ना। सर। दूसरी क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। कैटलिस्ट का मतलब जान रहे हो, कैटलिस्ट मतलब माइक्रोब जिसके अंदर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल रखा है जो कि अब अपना जीन का प्रोडक्ट दे रहा है, समझ पा रहे हो क्या? तो बेटा यस सर। उसको ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो मैक्सिमम ग्रोथ कर सके, मतलब आपको क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे, बायोरिएक्टर्स। बेटा बायोरिएक्टर्स जितना हमने पढ़ा है ना उससे 1000 गुना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझ पा रहे हो क्या? हमने तो ऊपर ऊपर का पढ़ यस लिया सर। सुपर, ठीक है ना? तो दूसरी जो मेन क्राइटेरिया या मेन जो आपके पास में चैलेंज है वो ये है कि आपने चलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल के कोई भी कैटलिस्ट कैटलिस्ट मतलब माइक्रोब वगैरह तैयार तो कर लिया, लेकिन अब उसको ग्रोथ भी करानी पड़ेगी, ग्रोथ कराने के लिए बेटा उसको ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये भी आपके सामने एक चैलेंज ही है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो, है ना? यस सर। दूसरा, तीसरा, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी जानते हो, जिसमें बेटा हम अपना जीन का प्रोडक्ट को प्योरीफाई करते थे, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते थे, देन उसमें को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते थे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लो भाई एक आदमी का और फोन, हर कोई इंसान को साला काम ही काम चाहिए, बंद करो यार। देखो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, अरे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे थे आप, जो भी बेटा आपके पास में जो भी आपके पास में प्रोटीन या जो भी जीन का प्रोडक्ट आया उसका प्योरीफाई करते थे, किसके अंदर से, बायोरिएक्टर के अंदर से, देन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिलाते थे, देन उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते थे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा आप एक बार बताओ, किसी भी मिक्सचर से अपना प्रोडक्ट निकालना इतनी आसान बात तो नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? जितना आसान यस हमने सर। पढ़ लिया, तो बेटा ये भी आपके सामने एक चैलेंज ही है। तो बेटा जो आपके पास में बायोटेक्नोलॉजी होती है उसको अप्लाई करने के लिए आपके सामने दो तीन चैलेंज है। पहला चैलेंज क्या है कि सबसे पहले आपको एक ऐसा कैटलिस्ट ढूंढना पड़ेगा, मतलब ऐसे माइक्रोब या ऑर्गेनिज्म ढूंढने पड़ेंगे जिसके अंदर आप अपनी फॉरेन जीन इंसर्ट करा सको, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस दूसरा सर। चैलेंज, आपने अपना कैटलिस्ट बना लिया, आप अपने अपने माइक्रोब वगैरह ढूंढ लिया, लेकिन उसको बेटा ग्रोथ करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? बोलो है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तीसरा, चलो आपने ऑप्टिमल कंडीशन भी दे दी, अब बेटा वो अब जो प्रोटीन बनेगा उसको वहां से प्योरीफाई करना पड़ेगा, बेटा प्योरीफिकेशन भी अपने आप में एक चैलेंज ही होता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। तो ये तीन मेन आपके जो चैलेंजिंग टास्क होते हैं बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के लिए, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। क्या था बेटा, मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी 5 मिनट की कहानी सुन लो। मेरे पास में यस एक सर। मेरा बच्चा था जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, समझ पा रहे होगा? यस सर। ये 2022 की बात है, 2022 में, 22 और 23 में मैंने पढ़ाया उसको, ठीक है ना? 22 के वो मेरे पास आया था, 22 के दिसंबर के अप्रोच, समझ पा रहे होगा? यस सर। तो मैंने उसको एक एडवाइस दी थी अब की बार कि उसके बेटा ऐसे बने थे 500 समथिंग मार्क्स थे, 510 या 515 थे अब की बार, ठीक है ना? यस सर। अब बेटा क्या था ना, उस स्टूडेंट की जिंदगी में थोड़े ज्यादा झमेले थे। झमेले जानते हो तुम, जिस एज में वो हो जाता है झमेले, ठीक है ना? तो मैंने वो सारे सॉर्ट आउट कराए, ठीक है ना?
मैं कहा चलो तुम इसको चमेली निकालो। कैसे चमेली? बेटा तुम अभी घर से बाहर नहीं निकलते हो, ठीक है, तुम दिल्ली साइड आओगे, तुम्हारी लाइफ में एक कोई पागलपंती दोस्त आ जाते हैं, कोई सुट्टा फूक रहा होता है, कोई दारू पी रहा होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, इससे ज्यादा बेटा मैं भी किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता लाइफ में, ठीक है ना, मेरी भी कुछ लिमिटेशन होती है। यस सर। तो मैंने सब उसके दोस्त खत्म करा दिए, मैं बोला बेटा हटाओ इन दोस्तों से, ठीक है ना बेटा। मेरे को इतनी गाली पड़ी है उस इंसान को पढ़ाने के चक्कर में, मैं मतलब उनके उसके दोस्तों के अगेंस्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब उनकी उसकी मतलब जिसको मैं पढ़ा रहा था, एज गैप भी ऐसा होगा मेरे हिसाब से 2-3 साल का एज गैप होगा, 2 साल का ही मान लो, ठीक है ना, 2 या 3 साल का एज गैप था मुश्किल से, ठीक है ना। तो यस वही सर। होता है बेटा। तो उसके घर वाले भी ऐसे सोचने लगे कि भाई, उस बच्चे के घर वाले भी सोचने लगे कि ये तो हमारे बच्चे के सारे ही दोस्त खत्म कराता जा रहा है, ठीक है ना, ये तो यस पागल सर। इंसान है। तो वैसे दोस्त थे बेटा। क्या होता है ना यार, तुम दिल्ली साइड आओगे, तुम गलत चीजों के बहुत जल्दी शिकार हो जाओगे, ठीक है। दिल्ली में खुद को बचाना इज एन बहुत बड़ा टास्क, ठीक है। ये किसी भी एमएनसी जहाँ पे बेटा हब होता है चीजों का, वहां पे खुद को बचा के रखना एक बहुत बड़ा टास्क है लाइफ में, ठीक है ना। तो यस सर। मैंने उस बच्चे को बोला कि यार तू है ना अब की बार और नीट की प्रिपरेशन कर दे, ठीक है। तो वो बच्चा बोला सर मैं कर तो लूंगा लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने ना उसको साइड बाय साइड बीसीए में एडमिशन दिला रखा था, समझ पा रहे हो क्या? बीसीए। बीसीए। अब बीसीए कंप्यूटर की डिग्री होती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो उसके भाई का मानना था, मतलब कोई कोई इंसान ना अपने आप में बेटा ज्यादा अपने आप को होशियार समझ लेता है, जबकि तुमने उस फील्ड में आज तक अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना। यस सर। देखो, हर कोई बिजनेस वाला यही कहता है साला, हर कोई कंप्यूटर साइंस वाला यही कहता है कि मेरे को 10 लाख का पैकेज मिलता है, मेरे को 50 लाख का पैकेज मिलता है, समझ पा रहे हो क्या? तो बेटा एक बात यस सर। बताओ ना, अगर जिस दिन तुमको 20 लाख रुपए पर एनम मिलने शुरू हो जाएंगे ना बेटा, बेटा आप गाड़ी में घूमना शुरू करोगे, ध्यान रखना है मेरी बात, ठीक है ना। यस सर। जी, आपकी कमाई 20 लाख रुपए हो जाएगी ना एक साल की, आप सबसे पहले अपनी जिंदगी में गाड़ी खरीदोगे, आप पैदल चलना प्रीफर नहीं करोगे। ये होता है बेटा, ठीक है ना। यस सर। वो चाहे कोई भी इंसान हो, वो सबसे पहले अपनी ऐशो आराम ढूंढेगा। बेटा मैंने बीटेक वालों को इतनी गंदी गंदी चीजें देखी है, मतलब जिनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती है, बेटा वे अपने हॉस्टल तक का खर्चा नहीं पाट रहे होते, ठीक है ना। उनके पास इतना इतना ही वो होता है, ठीक है ना। तो उसके भाई वगैरह ने उस बच्चे को बहका दिया कि तुम बीसीए करो और कंप्यूटर साइंस की डिग्री लो, और उसमें यूआई पता नहीं बेटा कुछ होता होगा, मेरे को नहीं पता, मैं आई एम नॉट इन कंप्यूटर का फेवर, मतलब मैं नहीं कहता कि कंप्यूटर में पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन बेटा हर एक इंसान को पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो यस सर। तो उसके भाई ने उसको बहका बहका दिया कि दूसरा बहकाया कैसे, मतलब मेरे को आज समझ में आ रही है, क्योंकि बेटा मैं भी, मेरी भी एज कितनी थी उस टाइम पे, 21-22 साल का था मैं भी, मेरा भी माइंड नहीं काम करता था उस टाइम पे, दूसरा मैं गांव में रहता था। लेकिन आज समझ में आ रही है कि कोई इंसान, मतलब उसके घर वाले मेरे से अगेंस्ट में हो गए थे उस बच्चे के। क्यों हो गए थे? यस सर। इस इंसान ने हमारे बच्चे के दोस्त खत्म करा दिए। भाई दोस्त वे खत्म कराए जो पीने खाने वाले थे, अच्छे दोस्त मैं कभी किसी के खत्म नहीं कराता हूँ लाइफ में, ठीक है। यस सर। अब तुम्हारा बच्चा बेटा लिटरली मैं जब साथ देने पे आता हूँ ना, मैं पिछले साल ही बच्चे पढ़ाए, मैंने उनको ये कहा है कि भाई तुम मेरे को 5 बजे कॉल करके उठा देना, पेपर से पहले मैं तुमको 5 बजे उठ के पढ़ाऊंगा, बस मेरे को उठा देना, एक बार कॉल कर देना, मैं उठ जाऊंगा। बेटा मैंने उस बच्चे को इतने तक बोल दिया था, मतलब इतना ज्यादा डिप्रेशन में था कि वो रात को 12 बजे मेरे पास में कॉल कर दिया करता था, सर मेरे को रोना आ यस रहा सर। है, ठीक है ना। इतनी बुरी हालत थी यार उस बच्चे की, इतनी बुरी हालत थी। अब मेरी भी यस एज सर। कुछ इतनी ज्यादा तो थी नहीं कि मैं 35-40 का हूँ कि मैं सामने वाले को समझ पाऊँ कि क्या हो रहा है, जितना मैं समझ पा रहा था उतना समझ पा रहा था, ठीक है ना। तो वही थी बात। यस सर। तो बेटा उस चक्कर में उसके घर वालों का मैं एंटी बन गया। उसके उनके घर वालों बोलने लगे कि भाई इसने हमारे बच्चे के दोस्त खत्म करा दिए, इसको कंप्यूटर साइंस की डिग्री में ले जाके छोड़ दो, वरना तो ये इसका नीट वगैरह करा के मानेगा। तो भाई उन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री में करा के छोड़ दिया। इस साल उसकी बीसीए हो गई है। कल मेरे पास उस बच्चे का फोन आया था, वो बच्चा बोला सर 15,000 की प्लेसमेंट मिल रही है, क्या करूं?
और 15,000 की प्लेसमेंट भी कहाँ मिलती है? बेंगलोर में मिल रही है। ये बैंगलोर में तो मैं बोला भैया। बेटा 3 साल, हाँ, तो 3 साल से मैं तेरे को यही चीज बता रहा था कि भाई हर एक इंसान को पैसा नहीं है इस फील्ड में। हाँ है पैसा इस कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, लेकिन हर एक इंसान को कंप्यूटर साइंस के फील्ड में पैसा नहीं है। लेकिन बेटा यस वो सर। मेरे साथ इतना लड़ने पे आता था, पता नहीं शायद मेरा कुछ पुराना रिश्ता रहा होगा उस इंसान के साथ में, वरना जितना वो इंसान मेरे साथ लड़ा है ना, मैं बस ऐसे समझ के छोड़ देता था, यार बच्चा है कोई बात नहीं लड़ लेगा। ठीक है यस ना, सर। वरना मैं नहीं हूँ, चलो ठीक है बच्चा है, 2 बार गाली वाली कह दी कोई दिक्कत नहीं। तो जब उसका कल फोन आया तो मैं ऐसे सोच रहा कि अब ये बच्चा क्या करेगा भाई लाइफ में। यस ठीक सर। है, तो ये होता है बेटा, देखो माँ बाप तुम्हारा एक टाइम तक ही साथ देंगे, उसके बाद तुमको अपनी लाइफ खुद संभालनी है, ये ध्यान रखना। चलो जी। यस सर। सर वैसे तो वो ये कहानी। उसमें भी तो बीसीए वीसीए में भी कर सकते, लेकिन मैं पापा यही कहते हैं कि या तो अभी 2 साल मेहनत कर लो, या तो या फिर बाकी तुम के टाइम मेहनत करते रहो और बस प्रमोशन प्रमोशन करते रहो और। बस बस बेटा, मैंने ना उस बच्चे को, अगर नीट यहाँ पे था ना बेटा, ठीक है, मैंने उस बच्चे को यहाँ से स्टार्ट किया था बेटा। उस बच्चे को देखो, अब कहने को देखो हर कोई बच्चा अपने आप को सिंसियर दिखाता है, ठीक है ना। यस मैंने उस सर। बच्चे को बेटा यहाँ तक सिखाया कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया था बेटा मैंने, यस सर। यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है ना। और इस पॉइंट से बेटा मैंने इस पॉइंट तक ले जा चुका था। मेरे को सिर्फ इतना था कि 1 साल और मेहनत करेगा तो इसके हाथ में है, ठीक है। और मैं तुमको यस बताता सर। हूँ, जितना गुरु जितना तुम्हारा गुरु तुमको तुम नजरिए से देख लेगा ना बेटा, इतना कोई भी दुनिया में देख नहीं पाएगा, माँ बाप भी नहीं देख पाते, ठीक है ना। गुरु को यस पहले ही सर। पता होता है कि बच्चा नहीं जा पाएगा। हमको कोई मिल नहीं पाया बेटा इतना कोई खास गुरु अपनी लाइफ में जो हमको इतना देख पाए, ठीक है ना। वरना मैं बता देता हूँ इंसान को कि तुम ये चीज कर लो, नहीं कर लो। उसको बेटा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, बस उसके अंदर पढ़ा रहा था। और लिटरली मैंने 1 रुपया नहीं लिया उस बच्चे से आज तक, लिटरली 1 रुपया भी लिया मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा है। तो बेटा उस बच्चे को मैं यहाँ से यस यहाँ तक सर। ले जा चुका था। अब ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया। अगर बेटा यहीं पे मैं चार्ज करके पढ़ाता ना, तो उसके मम्मी पापा ना तो मेरे कभी अगेंस्ट में जा पाते, ना मेरा कुछ बिगाड़ पाते आज के टाइम पे। उनको ये हो गया था कि हमारे बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा क्यों रहा है। पहले उसके बाद उनके यस सर बच्चों ने कि कुछ कुछ तो यार इतना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो पहले तो उस बच्चे ने मेरे सामने आके रोने धोने शुरू कर दिए, सर हमारे घर पे वो नहीं है, हम इतने वेल स्टेबल नहीं है। मेरे को लगा नहीं होगी, चलो भाई ठीक है, मैं भी उसी चीज का शिकार हूँ भाई, मैं किसी से फालतू का पैसा नहीं चार्ज करता हूँ यार किसी भी इंसान से। तो बेटा उस बच्चे को मैं यहाँ से यहाँ तक ले जा चुका था, अगर 1 साल और आता ना तो यहाँ तक था वो बच्चा। अब वो यस क्या सर। है, अब उसने अपनी जिंदगी इसमें खोई है। अब ये जिंदगी, हाँ ठीक है पैसा दे देगी, मैं मेरे को नहीं पता बेटा आगे कैसे पैसे देगी। मास्टर्स करनी पड़ेगी, एमसीए करनी पड़ेगी, एमसीए के बाद में कंपनी को धक्के खाने पड़ेंगे और जिंदगी में कुछ पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा एक मानना है, अगर तुम साइंस के बैकग्राउंड में हो ना, अगर तुम्हारे पास में साइंस का बैकग्राउंड है, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कर पाओ, ठीक है। लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में सही से पढ़े हो, ठीक है, अपने बेटा 50 बच्चे भी पढ़ाना शुरू कर दोगे ना, तो तुमको इतनी इनकम आनी शुरू हो जाएगी कि तुम अपने घर का गुजारा कर लोगे, ठीक है। यस सर। गुजारा मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। पैसा कमाना अलग बात होती है, पैसा छापना अलग बात होती है, सबसे पहले होता है बेटा घर का गुजारा कर लो, यस सर। ठीक है। बेटा मैं लिटरली कहता हूँ, मेरे को अपने पापा से पैसे मांगे ना, मैं अब जब कभी पैसे मांगता हूँ, कॉलेज की फीस जमा हुई थी मेरी 26,000, 26,000 मेरे को 10,000 रुपीज पापा से मांगने पड़ गए थे बेटा। लिटरली इतनी शर्म आ गई थी कि यार मैं कर क्या रहा हूँ अपनी जिंदगी में, ठीक है ना, मेरे को यस बड़ी सर। शर्म आई, ठीक है ना। तो वो मेरे अंदर हैबिट है, चलो ठीक है यार, वो दिल्ली के बच्चे उनके मम्मी पापा देते रहते पैसे, चलो। तो मेरी ये कहानी थी। तो मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ कि अपनी लाइफ में एक बात ध्यान रखना, अगर तुम कंटिन्यूअसली तुम किसी चीज के निकलना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, और तुमको 2 से 3 साल हो गए उस चीज में फंसे हुए, ठीक है ना, मेरा मानना है चौथा साल दे दो उसमें, अगर तुम्हारा मन बोल रहा है तो। समझ पा रहे हो? यस सर। क्योंकि तुम 2 से 3 साल में ये तुम्हारा एम होगा ना, तुम यहाँ तक तो पहुंच ही चुके होगे बेटा। समझ पा रहे होगे?
यस सर सर, लेकिन मेरा तो टाइम लिमिट है। हाँ, नहीं हाँ मतलब तुम्हारे में तो टाइम लिमिट है, लेकिन अगर तुम वहीं से कोई नेक्स्ट गोल स्टार्ट करोगे ना बेटा, नेक्स्ट गोल भी तुम्हारा 3 से 4 साल लेगा ही लेगा। यस सर। तो वही बात है। चलो बेटा, तो कल उस बच्चे का फोन आया इसलिए तुमको ये थोड़ी स्टोरी बता दी कि भाई थोड़ा अलग यस ही सर। लाइफ के ड्रामे चलते हैं। कोई नहीं बेटा। देखो सर बेटा, थोड़ा वैसे आवाज कट रहा है बीच बीच में। आवाज कट रहा है? आवाज तो नहीं कट रहा जी। हाँ अरे बेटा, हम तो सीधी लाइन चल रही है, अब तो नहीं करना चाहिए। चलो देखेंगे बेटा, पढ़ते हैं आगे। यस सर। देखो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में किस तरह हमको बायोटेक्नोलॉजी काम आएगी, समझ पा रहे हो क्या? देखो बेटा, यस सर। अगर तुम थोड़ा बहुत खेती बाड़ी के बारे में जानते हो तो बेटा खेती बाड़ी में क्या डालते हैं सबसे ज्यादा? पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सिंपल बात है। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ऐसी क्रॉप मॉडिफाई करके एक नई क्रॉप बना दें कि जो बेटा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जरूरत उसको कम पड़े, तो बल्ले बल्ले, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्योंकि बेटा खेत, आप इन एग्रीकल्चर के फील्ड में जाओगे तो बेटा आपको सबसे ज्यादा पैसा किस में खोना पड़ता है? इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, यही सबसे ज्यादा महंगे आते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस तो सर। अगर हम एक ऐसी कोई भी क्रॉप डेवलप कर ले जिसमें बेटा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड क्या हो, कम यूज हो, वो खुद ही अपने अंदर इंसेक्ट को आने ना, मतलब अपने पास में इंसेक्ट को आने ना दे, या खुद भी वो जो क्रॉप है अपने ऊपर इंसेक्ट का अटैक ना हो पाए, मतलब जो आपने नई क्रॉप डेवलप करी है वो बेटा इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हो, समझ पा रहे हो क्या? यस तो सर। आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ेगा, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो खर्चा बच गया है, तो अगर खर्चा बच गया है तो बेटा आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। तो एक तो ये होता है। दूसरा बेटा, जनरली क्या होता है बेटा, जो मोस्टली जो एग्रीकल्चर होता है, मतलब जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होता है, खेती बाड़ी वाले डिपार्टमेंट में बेटा, उनकी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है पानी के ऊपर। पानी के ऊपर मतलब आप रेगुलर आपको पानी देना पड़ेगा अपने खेत में, मतलब जहाँ पे भी आपने अपनी फसल की बुआई कर रखी है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। अब मोस्टली एरिया बेटा इंडिया के अंदर ऐसे होते हैं जहाँ पे बेटा पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, समझ पा रहे हो क्या? सर हम्म। आप बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर पे ही है ना, मतलब 10.1 हाँ पेज पे। हाँ बेटा, इस पे ही पढ़ा रहा हूँ, इसको ही पढ़ा रहा हूँ, फर्दर आगे करके बाद में एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक है? अभी सुन लो पहले। यस सर। अब तो क्या होता है ना, जो मोस्टली जो बेटा इंडिया के अंदर जो आपका एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है वो किस पे डिपेंड होता है? पानी के ऊपर, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बोलो बेटा, पानी नहीं दोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, बोलो है ना? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से सुनो, इंडिया के अंदर बेटा मोस्टली आप आज के टाइम पे भी मोस्टली जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है आज तक भी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर हम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फसल तैयार कर दे या एक ऐसा प्लांट तैयार कर दे जिसको पानी की जरूरत ही कम पड़े, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा वो हमारे फायदे के लिए होगा या नहीं होगा, बोलो है ना? यस सर। समझ पा रहे हो? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटा हम ऐसे ही कोई प्रोडक्ट तैयार कर दे, ऐसा कोई प्लांट तैयार कर दे जिसको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जरूरत कम पड़े। दूसरा बेटा उसको ड्रोट, ड्रोट मतलब सूखा, सूखा वगैरह को भी झेल पाए, समझ पा रहे हो क्या? मतलब ज्यादा पानी की डिमांड ना हो, समझ पा रहे हो क्या? यस चलो सर। जी, let us take a look at three options that can be thought for increasing food production। बेटा फूड प्रोडक्शन आप तीन ऑप्शन से बढ़ा सकते हो। एग्री केमिकल बेस्ड, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कैसे होता है? केमिकल मतलब जिसमें आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खाद यूरिया इनकी यूज करोगे, समझ पा रहे हो क्या? तो इससे भी प्रोडक्शन बढ़ती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। समझ रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? ये ये क्या हो गया बेटा? अरे यार लैग आ गया बहुत तगड़ा। एक सेकंड रुकना यार, लैग आ रहा है बहुत। हम्म।
एक सेकंड रुकना बेटा, लगेगा। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। देखना अभी स्क्रीन विजिबल है। यस सर। विजिबल है, विजिबल है। यस सर। देखो बेटा, ये क्या बोलते हैं कि हमारे पास तीन ऑप्शन है एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोडक्शन बढ़ाने के। सबसे पहले तो ऑप्शन है कि आप एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करो, मतलब आपको केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज करो तो भी आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस समझ पा सर। रहे हो? दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करो। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जानते हो, जैसे बेटा जिसमें हम खाद की जगह, मतलब खाद एक यूरिया आता है, एक डाई आती है, डीएपी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है ना बेटा। मतलब जो आपका बाहर से मार्केट से आप खाद लेके आते हो उसका यूज ना करके हम घर के अंदर खाद बनाए। समझ पा रहे हो क्या? जैसे गोबर वगैरह से खाद बनाए। समझ पा रहे हो क्या? तो दूसरा दूसरा कैसे बढ़ा सकते हो आप अपनी प्रोडक्शन? विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। तीसरा जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब आप अपना क्रॉप या अपना ऐसा प्लांट प्रोड्यूस कर लो जिसको बेटा पानी खाद वगैरह की जरूरत कम हो, तो उसको बोलते हैं बेटा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब आपने यहाँ पे जो अपना प्लांट यूज किया है, जो क्रॉप यूज करी है, उसको आपने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार किया है। समझ पा रहे हो क्या? यस तो सर। बेटा इस चैप्टर में ना तो हम पहला पॉइंट पढ़ने के, ना तो हम खाद हम उसका सॉरी दवाई वगैरह के यूज करने के, ना हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने के, मतलब गोबर वगैरह का यूज नहीं करने के। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। अगर यस सर। आपने अगर आपने एक खाद सुनी हो, केंचुआ खाद का नाम सुना है आपने? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं बेटा उसको। यस सर। सुना? 7th क्लास। बेटा जो वर्मी कंपोस्ट होती है ना, ये कैसे होती है? ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में यूज होती है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कैसे यूज होगी बेटा? गोबर तो जानते होंगे, यस सर। काव डंग केक बेटा। यस सर। तो बेटा इसके ऊपर हम ऐसे अर्थवॉर्म डाल देते। क्या डाल देते बेटा? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म क्या करता है? जो गोबर होता है इसको खाता है। एक ऐसा अर्थवॉर्म की स्पीसीज आती है। अब हर एक केंचो गोबर नहीं खाता बेटा, वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है केंचो की। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो वो क्या करता है? वो गोबर को खाता है। और अगर आपने कभी देखा है, कभी खेत वेत साइड जाओगे तो बेटा जो केंचुआ खाता है, फिर जो मिट्टी होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट मिट्टी निकालता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, मखमली टाइप। समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसे ही यस सर। केंचुआ क्या करता है? गोबर खा के उसको बेटा पार्सली डिग्रेड कर देता है गोबर को। समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। तो बेटा पार्सली डिग्रेड हो गया तो अब वो बहुत जल्दी से, अगर हम उसको खाद खाद की तरह अपनी सोइल के अंदर यूज करेंगे, तो बेटा सोइल बहुत जल्दी से उसके अंदर से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पार्सली डिग्रेड हो चुका है। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है। यस सर। तो बेटा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में यही ऐसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह हम यूज करते हैं। बेटा वर्मी कंपोस्ट आपको मार्केट में 250 रुपए किलो, 300 रुपए किलो की फॉर्म में मिलता है। समझ पा रहे हो क्या? यस महंगे सर। महंगे। ठीक है ना? तो बेटा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में भी आपका पैसा जाएगा। अगर आप केमिकल वगैरह यूज कर रहे हो, खाद दवाई वगैरह यूज कर रहे हो, तो भी पैसा जाएगा। लेकिन अगर आपने बेटा एक बार पैसा लगा के एक ऐसा प्लांट प्रोड्यूस कर लिया कि जिसको खाद दवाई की जरूरत कम पड़े, बहुत कम पड़े, तो बेटा उसमें आपका पैसे की सेविंग्स हो जाएगी। समझ पा रहे हो? यस सर। अब पढ़ते हैं बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा। सर ग्रीन लेकिन रिवॉल्यूशन फार्मर्स को तो वो गिवन होना पड़ेगा ना गवर्नमेंट से। क्या होना पड़ेगा? मतलब देना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। बेटा गवर्नमेंट कोई नहीं देती, अपने आप खरीदना पड़ता है। समझ पा रहे हो? ओह। जैसे हम गन्ने की खेती करते हैं बेटा। समझ पा रहे हो? यस सर।
क्या होता है ना, गन्ने का बीज बदलना पड़ता है, मतलब गन्ने का जो, ऐसे बेटा छोटा छोटा गन्ने को बोया जाता है मिट्टी के अंदर, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, तो यहाँ से नए गन्ने का प्लांट निकल जाता है। इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं, जान पा रहे हो? यस सर। हम गन्ने की खेती करते हैं तो बेटा हमने अब की बार भी नया गन्ने का बीज लेके आए थे, और उससे पहले साल भी नए गन्ने का बीज लेके आए थे, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक सर। है। तो वो ऐसे, मतलब ऐसे सेंटर है इंडिया के अंदर, बहुत सारे सेंटर है जहाँ पे बेटा गन्ने का नए बीज को बनाया जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया जा रहा है, समझ पा रहे हो क्या? ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है ना? यस सर। तो उसमें बेटा ऐसे होता है कि मान लो अगर हम 1,000, इनको वो आंखें बोलते हैं, वैसे इसके ऊपर एक छोटी सी बर्ड होती है जहां से प्लांट प्रोड्यूस होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो अगर मैं 1,000 बर्ड लेके गया तो बेटा वो एक बर्ड का अपना 20 रुपये 30 रुपये रख लेंगे, समझ पा रहे हो क्या? तो 1,000 बर्ड गई, आपको 20 से 30 हजार रुपये पे करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ठीक है, फ्री में कोई नहीं देता, गवर्नमेंट वगैरह का कोई मतलब नहीं होता इसमें, समझ पा रहे हो क्या? चलो। तो सर एक बार मिल गया तो वो तो सीड वापस मतलब उसी में से निकाल भी सकते हैं। हाँ, सीड निकाल सकते हो, लेकिन बेटा जब आप उसी सीड को बार बार बोते रहोगे 8-10 साल बाद में बेटा वो इनफर्टिलिटी हो जाती है उस सीड में, समझ पा रहे होगे? 8-10 साल ओ। में, ठीक है ना? तो वो सीड खराब, मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जानते हो, या इनब्रीडिंग नो। डिप्रेशन जानते नो हो? सर। एक अरे यार, इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाँ हाँ, देखो इनब्रीडिंग, इनब्रीड, तुमको पता है यार इंडिया के अंदर बहुत अच्छा महत्व है कि सेम कास्ट में शादी नहीं करते, सुन पा रहे हो? यस सर। इसका पीछे का रीजन पता है तुमको? साइंटिफिक रीजन, ये नहीं कि मम्मी पापा ने समझा दिया कि सेम गोत्र में शादी नहीं करती, दादा ने बोला था। इसके पीछे का ऐसा प्रथा है क्या? हाँ, ऐसी प्रथा है कि सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, समझ पा रहे हो क्या? सेम कास्ट, मेरे को लगा सेम कास्ट में ही होना चाहिए। हाँ, सेम कास्ट में ही हो। अब जैसे मान लो तुम्हारा सरनेम श्रीवास्तव है, ठीक है ना बेटा? यस सर। तुम्हारी श्रीवास्तव की लड़की से शादी नहीं हो सकती है इंडिया में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। आप करोगे तो आपको डंडे पे ले जाएंगे, समझ पा रहे हो? काहे अब कैसे? बेटा जितनी भी श्रीवास्तव की लड़कियां होगी वो सब आपकी बहनें लगी, समझ पा रहे हो क्या? ओ। ठीक है, तो आपको शादी नहीं कर सकते। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन जानते हो, पता क्या है? ठीक है, क्या? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन होता है बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देखो, मान लो एक ही लड़का है, समझ पा रहे हो? अब मोमटन में चलता है बेटा ये सारा काम, लेकिन हिंदू में नहीं चलता, समझ पा रहे हो? मॉमटन क्या होता है? मोमडन, मुल्ला लोग, जानते हो? मुसलमान। ओ मुसलमान। मान लो बेटा ये एक बॉय था और एक गर्ल थी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ये भाई है और ये इसकी बहन है, समझ पा रहे हो क्या? भाई जाहिर सी बात है, अगर हम भाइयों के हिसाब से देखें, ये मेल है ये फीमेल है, इनकी शादी करा सकते हो आप, बच्चे पैदा हो जाएंगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लेकिन बेटा वो जो बच्चे पैदा होंगे ना, वे थोड़े से वीक पैदा होंगे, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस सर। मान लो इनसे प्रोजेनी आई, मान लो F1 प्रोजेनी आई, कुछ बच्चे पैदा हुए, फिर उनमें आपस में उन भाई बहनों की फिर शादी करा दी गई, फिर दूसरी प्रोजेनी आई। बेटा कंटिन्यूअसली जब आप भाई बहनों में शादी कराते रहोगे ना, क्लोजली रिलेटेड पर्सन में शादी कराते रहोगे, तो बेटा जो बच्चे होते हैं ना, कुछ टाइम के बाद में वो फर्टिलिटी ही खत्म कर देते हैं, समझ पा रहे हो? यस सर। मतलब वो अगर बच्चे या ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं हो पाते, वे फर्टाइल नहीं रह पाते, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अगर आप क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, हाँ सॉरी, क्लोजली रिलेटेड पर्सन्स में या क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स में आपस में मेटिंग कराओगे, तो बेटा उनके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो कुछ प्रोजेनी बाद में इनफर्टाइल आने शुरू हो जाते हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस इनफर्टाइल सर। मतलब आगे ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो क्या? यस सर।
अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये बेटा आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसलिए कभी भी क्लोजली रिलेटेड जो कास्ट होती है, देखो एक कास्ट जो होती है, कास्ट तो जैसे मान लो आपकी जो भी कास्ट है, आप किसी कास्ट में शादी हो, आप इंटर कास्ट भी चल रही है यार, इंटर कास्ट इज नॉर्मल, लेकिन सेम गोत्र वाला कंसेप्ट इज नॉट नॉर्मल, सर समझ पा रहे लेकिन वो तो सर हो? आपने तो बताया है कि सेम कास्ट आपके कास्ट में जमीन जमीन की जरूरत होती है। हाँ देखो हमारे कास्ट, देखो मेरा सरनेम लाटियान है, ठीक है, यस सर। ठीक, मेरा सरनेम है लाटियान। अब एक सेकंड, अब मेरी कास्ट है बेटा जाट, समझ पा रहे हो क्या? यस इतनी सर। बात क्लियर है? ये सरनेम हो गया, ये मेरा कास्ट हो गया, समझ पा रहे हो क्या? सरनेम को यस सर। गोत्र बोल, ठीक। यहाँ पे मैं जे से लिख देता हूँ, पीछे से तुम्हारी मम्मी आए तो पता लगे अरे क्या पढ़ा रहा है हमारे बच्चे को, ठीक है। अब जरा यस ध्यान सर। से देखो, तो मेरी जो शादी होगी अकॉर्डिंग टू हिंदू समाज वो जाट में ही होगी, मतलब क्योंकि मेरी कास्ट है उसी में ही मेरी शादी होगी, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन जो लड़की होगी, मतलब जो मेरी वाइफ होगी, गर्ल होगी, बेटा वो लाटियान से तो नहीं होगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। वो लाटियान को छोड़ के बेटा आपकी जो भी कास्ट है, ठीक है ना, आप जिस भी कास्ट में आते हो, ठीक है ना, उसमें बेटा आपके सरनेम के अलावा दूसरे सरनेम के इंसान तो होंगे ना, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बेटा आपकी वहां पे शादी हो जाएगी, बेटा आपकी शादी श्रीवास्तव श्रीवास्तव में नहीं हो सकती है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा आप क्लोजली रिलेटेड पर्सन हो, ठीक है ना, आपका डिसेंडेंट वहां से ही हो रहा है, आप दोनों के एंसेस्टर सेम होंगे, समझ पा रहे हो क्या? आप यस दोनों के सर। एंसेस्टर क्या होंगे, सेम, मतलब आप दोनों एक ही जगह से आ रहे हो, अगर आप पीछे की प्रोजेनी देखोगे तो लास्ट में कहीं आपका एक कॉमन ही एंसेस्टर मिलेगा आपको, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक, इसलिए ये बेटा बहुत सोच समझ के इंडिया के अंदर बेटा ये सब चीज लागू की गई है और इनको मानना चाहिए बेटा, सुन पा रहे हो क्या? यस ठीक, सर। आप इंटरकास्ट जा सकते हो लेकिन बेटा सेम सरनेम वाला इंसान में नहीं जा सकते आप, ये एक लिमिटेशन है इंडिया के अंदर, हिंदू समाज के अंदर, बेसिकली हिंदूज के अंदर होती है। मोम टर्म्स में जाओगे वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं, वहां पे तो बेटा मामू जान की लड़की से शादी हो जाती है, समझ पा रहे हो क्या? चलो, यस सर। हाँ, वहां पे तो यार चाचा की लड़की से शादी कर ले रहे, हाउ इज दैट पॉसिबल यार कि तुम अपने चाचा की लड़की से शादी कर ले रहे हो भाई? वो भाई बड़ा अलग कल्चर है उनका, चलो कोई बात नहीं बेटा, वो उनका कल्चर है। देखो अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए वो कह रहा था, वहां से बात शुरू हुई थी कि जैसे मान लो हमें कोई क्रॉप लेके आ गए, तो बेटा जब हम उससे नया पौधा प्रोड्यूस होगा तो वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही होगा, समझ पा रहे हो क्या? तो यस सर। बार बार एक ही जगह एक ही पेरेंट और उन्हीं के बच्चों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बेटा एक ही कॉमन एंसेस्टर से दोनों के दोनों बच्चे एक ही जगह से पैदा हो रहे हैं, मतलब दोनों प्लांट एक ही जगह से आ रहे हैं, उन्हीं के बीच में बार बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बेटा उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है, कुछ साल बाद वो क्रॉप फर्टाइल नहीं रह पाएगी, समझ पा रहे हो? ठीक है, यस सर। ठीक है, इसलिए चेंज करना पड़ता है फिर आपको, समझ रहे हो? यस सर। चलो, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जानते हो क्या होता है? सर ये मेरे को याद है, ये सेवेंथ या सेवेंथ में ही, सेवन सिक्स में आया था ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ने को। व्हाइट रिवॉल्यूशन भी आया होगा। मैं पता नहीं, वो जीएससी वगैरह था, पता नहीं, कोई साइंस होता था पहले जी के अलग से। साइंस है। जनरल और नॉलेज साइंस, जियोलॉजिकल हाँ, साइंस, कुछ तो ऐसा था। नहीं जी के साइंस होता था। और एक वो भी आया होगा बेटा ब्लू रिवॉल्यूशन, देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली हरियाणा और पंजाब में आया था, ठीक है ना, कुछ पार्ट यस हमारा सर। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत बेटा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई लेवल ग्रीन रिवॉल्यूशन है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यस सर। ग्रीन रिवॉल्यूशन में होता क्या था बेटा, आपको पता होगा 1960s में इंडिया के अंदर भुखमरी थी, समझ रहे यस हो? सर। देखो बेटा यार इस चैप्टर में कहानी कहानी है, मैं कहानी बताऊंगा और तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक है ना, ना कुछ प्रूव करना ना यस कुछ सर। लेना ना कुछ देना। तो 1960 में बेटा इंडिया के अंदर कांग्रेस थी, और कांग्रेस के अंदर अगर तुम डॉक्टर मनमोहन को जानते हो क्या? डॉक्टर मनमोहन यस प्रसाद, सर। यस सर। इंडिया के मतलब फॉर्मर, सॉरी बहुत इंडिया छोटा था तब वो प्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ ठीक है ना बेटा,
वो 2014 में उनकी कुर्सी छीन ली गई थी, जो कि मोदी ने छीन लिया। पिछले साल 10 साल से मोदी जी मजे ले रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तुमको पता है जो डॉक्टर मनमोहन लाल है, वो ना तो कोई कांग्रेस के प्रवक्ता थे, ना कोई कांग्रेस के सांसद थे, बस कांग्रेस ने उनको एज ए क्या बना दिया था, प्राइम फिगर हेड। मिनिस्टर। हाँ, फिगर, मतलब उनके बेसिस पे वोटिंग आ रही थी इंडिया के अंदर। तो यस बेटा सर। ऐसा उनके पास था क्या? बेटा 1960s में ना इंडिया के अंदर भूखमरी आई थी, समझ पा रहे हो? यस सर। इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना राशन बचा था कि सिर्फ वो अपनी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको 10 दिन तक ही गुजारा कर पाएगी, समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे यस हो? सर। डॉक्टर मनमोहन लाल वो इंसान थे बेटा जिसने अपना पूरा दिमाग लगाने के बाद में ग्रीन रिवॉल्यूशन का इस मतलब डॉक्टर मनमोहन लाल, सॉरी डॉक्टर मनमोहन लाल नहीं, कौन थे यार 1960 में प्रेसिडेंट कौन हो गए? राजीव गांधी वगैरह हो गए, सॉरी डॉक्टर मनमोहन लाल बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो उन्होंने, पता नहीं यार उस टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं जानता मैं कौन थे, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्थापना की थी इंडिया के अंदर, समझ पा रहे हो क्या? यस ठीक सर। है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा ये था कि आपको मैक्सिमम अनाज का प्रोडक्शन करना है, समझ पा रहे हो क्या? यस व्हीट का। सर। तो बेटा क्योंकि इंडिया के अंदर भूखमरी थी, इंडिया के अंदर खाना नहीं था, तो बेटा अगर क्या तो तुम्हारे पास में एक चॉइस है कि तुम बाहर से अनाज खरीदो, बाहर से अनाज खरीदोगे तो दूसरा देश बहुत ज्यादा महंगे रेट पे अनाज दे रहा था। तुमको पता है एक पार्थेनियम ग्रास है, समझ पा रहे हो क्या? जिसको हम कैरेट यस ग्रास सर। बोलते हैं। कभी मैं खेत के साइड जाऊंगा, मैं तुमको उसकी फोटो भी दिखा दूंगा, ठीक है ना? खेतों में बहुत होता है, ठीक है ना? इसकी कहानी सुनो। ये 1960 में इंडिया में आया था, वैसे तो इस चैप्टर में है नहीं उसका कुछ लेना देना, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। क्या था ना बेटा, 1960s में इंडिया ने वीट लिया था, मतलब अनाज लिया था, क्योंकि इंडिया के अंदर अनाज की कमी थी, और किससे लिया था? यूएसए से लिया था, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ ना। यस सर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, मेरे को नहीं पता कौन थे बेटा, वे इतने दिमाग के शातिर थे। जो वीट होता है, वीट का बीज ऐसा होता है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस बोलो हाँ। सर। तो उन्होंने वीट के साथ में मिला के पार्थेनियम ग्रास, उसका बीज भी बेटा बिल्कुल वीट के जैसा ही होता है, समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल वीट के यस जैसा सर। दिखता है। इसको बेटा पार्थेनियम बोलते हैं। सो हाँ, जनरल भाषा में इसको कैरेट ग्रास बोलते हैं, समझ पा रहे हो क्या? ठीक यस है। सर। इंडिया के अंदर बेटा कैरेट ग्रास नाम की कोई स्पीसीज नहीं पाई जाती थी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब इस कैरेट ग्रास की बेटा एक खास बात होती है कि अगर आपके खेत में कैरेट ग्रास उग गया ना, तो ये दूसरे प्लांट को उगने नहीं देगा। मान लो आपने खेत में वीट को बोया है कि हमको वीट की प्लांटेशन करनी है, लेकिन बेटा आपके वीट के साथ में कैरेट ग्रास आ गया, तो बेटा वीट तो खत्म ही हो जाएगा, पूरे खेत में कैरेट ग्रास ही मिलेगा बस आपको, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो मतलब ये दूसरे जो आपका होना चाहिए था खेत में, उसकी प्रोडक्शन खत्म कर देता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा जब यूएसए से अनाज मांगा गया उधार, यूएसए भाई साहब खुद आया देने, लो सर जी, इंडिया महाराज जी आप लोग ये हम वीट देंगे आपको, हम आपका पालन पोषण करेंगे। बेटा उसका प्रेसिडेंट इतना ज्यादा तेज था, उन्होंने बेटा इंडिया को जो वीट दिया था ना, उसमें पार्थेनियम ग्रास के सीड मिला के भेज दिए थे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। और बेटा वो जो पार्थेनियम ग्रास है, वो इंडिया के अंदर फैलना शुरू हो गया था। अब इतनी तेजी से प्रोडक्शन होता है पार्थेनियम ग्रास का, अगर एक प्लांट है ना बेटा कहीं पे आज, बेटा मैं कह रहा हूँ वो अगले दिन तक कम से कम 10 प्लांट और बना देता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो पूरे इंडिया के अंदर पार्थेनियम ग्रास फैलना शुरू होगा, और बेटा आज तक भी किसान इससे परेशान है, ठीक है ना? मैं तो किसान फैमिली से यस हूँ, तो मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? सर। तो ये अभी तक मेरे को पता कि मेरे को लगा यूएसए और इंडिया का तो ना के बराबर रिलेशन था पहले के टाइम में, 90s के टाइम में। हाँ बेटा, ना रिलेशन तो ना के बराबर ही था, लेकिन उन्होंने तो अपना उल्लू सीधा कर दिया, क्योंकि इंडिया के अंदर बेटा वीट की प्रोडक्शन अच्छी खासी थी, ठीक है ना? अब ये बात यूएसए को पता थी कि इंडिया की जो धरती है वो इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि वो अपना पालन पोषण कर सकती है, तो अगर उसकी फर्टिलिटी कम करनी है, तो अगर हम एक कैरेट ग्रास के वहां पे बीज भेज दें, तो वहां पे इंडिया के अंदर कैरेट ग्रास फैलना शुरू हो जाएगा, तो वीट की प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, फिर आपको मतलब फिर इंडिया को आपसे उधार लेना पड़ेगा, बोलो है ना? समझ रहे हो? यस।
तो उससे ये कितने टाइम की बात है ये 19 कितना? 60s। 60। मेरे को लगा तब तो यूनाइटेड किंगडम गुस्सा हो जाता अगर गुलामी के टाइम पर। 1960 की बात है बेटा। तो ये कैरेट ग्रास बेटा आज तक भी इतना है इंडिया के अंदर। आप इंडिया में किसी नहर के पास पास जाओगे तो बेटा आपको कैरेट ग्रास के दुनिया भर के पेड़ खड़े हुए मिलेंगे, ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो। यस सर। तो ये सब चीज वहां से आई थी। उसी टाइम पे बेटा इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन करनी है वीट की, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। वो चाहे कैसे भी करनी है। अब वीट ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन करी, अपने वीट की प्रोडक्शन करी, तो बेटा उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। तो बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, मतलब 3 गुना फूड की सप्लाई बढ़ा दी, मतलब 3 गुना अनाज की सप्लाई बढ़ा दी, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, समझ रहे हो बेटा। यस सर। लेकिन अभी तक भी ये सक्षम नहीं है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको संभाल पाए, समझ रहे हो। यस सर। इंक्रीज yield have partly been due to the use of improved crop variety। आपने अच्छी क्रॉप वैरायटी यूज करी, समझ पा रहे हो क्या, जो ज्यादा प्रोडक्शन दे रही हो, समझ पा रहे हो। यस सर। बट मेनली ड्यू टू यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। ये लाइन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। 2 लाइन इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना। इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव किया, मतलब जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो आपने वो वाले प्लांट उगाने शुरू कर दिए, समझ पा रहे हो क्या? दूसरा, यस सर। यूज ऑफ एग्रोकेमिकल, आपने दुनिया भर के केमिकल इस्तेमाल करना यूज कर दिया, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। केमिकल्स में डेट इज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। हाउएवर फॉर फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड जानते हो अभी भी इंडिया डेवलपिंग कंट्री में है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एग्रोकेमिकल्स मतलब फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर ओफन टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, लिटरली बहुत महंगे हैं, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। फर्दर इंक्रीज इन yield with existing variety आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग, समझ पा रहे हो क्या। यहाँ पे देखो ध्यान से। एक तो बेटा जो डेवलपिंग कंट्री है उनके अंदर जो एग्रोकेमिकल्स मतलब जो पेस्टिसाइड वगैरह वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। दूसरा, अगर आपको यील्ड इंक्रीज करनी मतलब पैदावार इंक्रीज करनी है, जो आपके पास ऑलरेडी वैरायटी थी 1960s में, वो कभी भी पैदावार नहीं बढ़ा पाती। क्यों नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि बेटा वो जो आपके पास वैरायटी थी, वीट की जो वैरायटी थी, उसमें बेटा इतना वीट का प्रोडक्शन नहीं था, समझ पा रहे हो क्या। जैसे मान लो आपको 1 एकड़ में मान लो आपके पास 10 क्विंटल ना अनाज निकल जाता है आज के टाइम पे, समझ पा रहे हो क्या? समझ रहे हो? यस सर। उस टाइम पे आपकी ऐसी वैरायटी होगी, बेकार वैरायटी होगी, वो 1 एकड़ में मान लो सिर्फ 2 क्विंटल अनाज दे रही है, समझ पा रहे हो क्या। तो आपके पास दो ऑप्शन है। यस सर। उसी वैरायटी के साथ आप दुनिया भर का केमिकल यूज कर लो तब भी प्रोडक्शन इतना नहीं दे पाती। तो इसलिए बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या किया, एक तो नई वैरायटी यूज की, मतलब दूसरे प्लांट लेके आए वीट के, समझ पा रहे हो क्या, जो कि आपको प्रोडक्शन यस। दे ज्यादा। दूसरा, आपने बेटा पेस्टिसाइड वगैरह का ज्यादा प्रोडक्शन सॉरी ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, समझ पा रहे हो क्या? जिससे यस कि सर। जो वीट की प्रोडक्शन है वो 3 गुना बढ़ गई, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। चले, यस सर। अब आते हैं बेटा टिश्यू कल्चर। ये सब स्ट्रेटेजी एंड इनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन के टॉपिक है, कोई नहीं यहाँ भी पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा बता रखा है। बेटा टिश्यू कल्चर में होता क्या है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। मान लो बेटा ये कोई प्लांट है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। यस सर। यहाँ पे इस पे फूल है मान लो, ठीक है जी, ये रहे फूल। अब हमने क्या किया, अगर आपने कभी सुना हो एपिकल मेरिस्टेम होता है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। सुना है कभी कुछ ऐसा, 11वीं में जाग रहे थे तब तक। देखो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है बेटा, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, समझ पा रहे हो क्या, प्लांट के अंदर यस सर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेटा ये डिवाइड, इसके अंदर क्या होता है, वो डिवाइडिंग सेल होती है, समझ पा रहे हो क्या। मतलब यस सर।
जहाँ पे भी आपके प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वहां पे बेटा सेल का डिवीजन कंटिन्यूअसली होता रहेगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना, नई सेल बनती रहेगी, नई सेल बनती रहेगी, ठीक है ना बेटा? अब जरा ध्यान से देखो, तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो उसकी सेल होती है, तो बेटा वो कंटिन्यूअसली होती रहती है, डिवाइड। समझ पा रहे हो क्या? जो एपाइकल मेरिस्टेम होता है बेटा वो पाया जाता है रूट एंड सूट टिप। समझ पा रहे हो क्या? सूट जानते हो? देखो। टिप। हम्म मान लो ये प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये नीचे वाला हिस्सा है सोइल से और वो ऊपर वाला है। जो ये बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको बोलेंगे बेटा सूट टिप। समझ पा रहे होगे? यस सर। जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होगा इसको बोलेंगे रूट टिप। यस सर। इतनी बात क्लियर है? अब जरा ध्यान से मेरी अगर बेटा कभी भी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन आया, कोई भी बीमारी आई, हमेशा ध्यान रखना जो रूट टिप की सेल होती है और शूट टिप की सेल होती है उसमें कभी भी इन्फेक्शन नहीं आ पाता है। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। जो कभी भी कोई भी प्लांट कितना भी बीमार हो जाए, कितना भी इन्फेक्शन हो उस प्लांट के अंदर, लेकिन जो रूट टिप की सेल होगी और शूट टिप की सेल होगी उस पर कभी भी इन्फेक्शन नहीं आएगा। सुन पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से यस देखो, सर। तो यहाँ पे रूट टिप और शूट टिप पे पाया जाता है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। यहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिल रहा है बेटा। यहाँ से आपने एक सेल उठाई, समझ पा रहे हो क्या? इस सेल से को ग्रो कराया, समझ पा रहे हो क्या? और ग्रो कराने के बाद में फुल प्लांट बना दिया। समझ पा रहे हो क्या? पूरा का पूरा न्यू प्लांट बना दिया। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो? यस सर। एक सेल से, किसकी सेल से? एपाइकल मेरिस्टेम के सेल से पूरा का पूरा नया प्लांट बना देना, दैट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, जिस प्लांट से किस सेल से बनाया उस प्लांट को बोलते हैं बेटा एक्स प्लांट। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब पढ़ लेते हैं आगे। एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल टू कीप पेस विद डिमांड, बेटा जो पहले ब्रीडिंग टेक्निक थी वह सब फेल हो चुकी है। एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, हमको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए था कि जिससे हम जल्दी से जल्दी क्रॉप का इंप्रूवमेंट कर सके, मतलब नई वैरायटी को जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर सके। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। यस अनदर सर। टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर वो डेवलप, उसके लिए बेटा हमारी एक नई टेक्नोलॉजी दैट इज टिश्यू कल्चर डेवलप करी गई। समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो बेटा ध्यान से, जो हमारे पास ऑलरेडी वैरायटी थी उसका प्रोडक्शन कम था, बोलो है ना। समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात तो यस क्लियर है? सर। तो बेटा उसका प्रोडक्शन कम क्यों होगा? क्या तो बेटा उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, यस सर। उसी प्लांट से हम नया प्लांट बना ले कि उस नए प्लांट के अंदर इन्फेक्शन वगैरह ना हो। समझ पा रहे हो क्या? तो किस मेथड से पॉसिबल था? वो सिर्फ टिश्यू कल्चर वाले मेथड से पॉसिबल था। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन? इट वाज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950। 1950 के करीबन इस मेथड को डेवलप हुआ था। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। दैट whole plant could be regenerate from X plant, पूरा का पूरा नया प्लांट डेवलप कर सकते हो पुराने प्लांट से। सुन पा रहे हो क्या? डेट इज एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन ए टेस्ट। बेटा उन्होंने तो कोई भी पार्ट बोल दिया, जनरली तो शूट टिप या रूट टिप का पार्ट लिया जाता है। उन्होंने बोला कि जो पूरा आपके पास प्लांट है उसका कोई भी एक छोटा सा पार्ट लो, उस पार्ट से पूरा का पूरा नया प्लांट बना दो। दिस मेथड इन्होंने टिश्यू कल्चर, और कहाँ पे बनाना है? लैब के अंदर। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। In a test tube under sterile condition in a special nutrient medium। तो बेटा आप जब सेल को ग्रो कराओगे तो न्यूट्रिएंट मीडियम तो आपको देना पड़ेगा। समझ पा रहे होगे? ताकि नया का पूरा प्लांट बन जाए, नए वाला। समझ पा रहे होगे? यस सर। ये यहाँ से ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। तो बेटा अगर आप किसी सेल से पूरा का पूरा नया प्लांट बना दोगे, उस सेल की इस कैपेसिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। समझ पा रहे हो क्या?
यस सर। अगर आपकी लाइफ में कभी भी ये वर्ड है टोटी पोटेंट सेल, टोटी पोटेंट सेल का मतलब है कि वो एक ऐसी सेल है जिससे आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हो। समझ पा रहे हो? यस अब सर। अपने ध्यान रखो। स्टेम सेल टोटी, मतलब जो। हाँ स्टेम, हाँ स्टेम सेल का नाम ही टोटी पोटेंट सेल होता है। आपने कहीं स्टेम सेल कहाँ पे पढ़ी है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वहां पे बेटा अंदर का मास, इनर सेल मास होता है, बाहर की लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट वगैरह ना, वहाँ पे स्टेम सेल बोलते हैं उसको। ठीक है ना? यस सर। तो स्टेम सेल वही होती है, दैट इज टोटीपोटेंट सेल, क्योंकि स्टेम सेल के अंदर भी टोटीपोटेंसी होती है कि आप उस सेल से पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा एक सेल से आपने पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर दिया, तो उस सेल के अंदर कौन सी कैपेसिटी थी? टोटीपोटेंसी की। समझ पा रहे होगे? यस सर। चले जी। यस सर। You will learn how to accomplish this in higher class, और आगे पढ़ना। It is important to stress here that the nutrient medium must provide a carbon source such as sucrose and also inorganic salt, vitamins, amino acid and growth regulator like auxin, cytokinin। Important। तो बेटा जब आप किसी भी सेल से नया प्लांट तैयार करोगे तो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिएंट मीडियम तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, बोलो है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होना चाहिए? कार्बन सोर्स। कार्बन सोर्स में जैसे सुक्रोज, C12H22 ऑयल। समझ पा रहे हो? बोलो है ना? यस कुछ सर। सोर्स भी डालने पड़ेंगे, वाइटामिन भी चाहिएगा, अमाइनो एसिड भी चाहिएगा, और ग्रोथ रेगुलेटर में बेटा दो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन एंड साइटोकाइन। समझ पा रहे हो? ग्रोथ रेगुलेटर यस जैसे सर। बेटा हमारे अंदर हार्मोन होते हैं, प्लांट के अंदर भी 5 हार्मोन होते हैं। समझ पा रहे हो? यस ठीक है। सर। उसमें ऑक्सिन आता है, साइटोकाइनिन आता है, जिबरेलिन आता है, एब्सिसिक एसिड आता है, और एक कौन सा आता है? इथाइलिन, इथाइलिन आता है। समझ पा रहे हो क्या? ये 5 हार्मोन पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। तो अगर आपको नया प्लांट तैयार करना है किसी एक सेल से, तो बेटा उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। बेटा कॉम्पिटिशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ पा रहे हो? यस सर। ध्यान रखना, जो ऑक्सिन होता है, जो सेल है ऑक्सिन कराएगा उस सेल में से रूट निकालना शुरू करा देगा। सुन पा रहे हो? और साइटोकाइनिन का काम होता है कि वो सूट निकालना शुरू कराएगा। सुन पा रहे हो? ठीक है, यस थोड़ा मैं सर। ज्यादा। तो ऑक्सिन उस सेल के अंदर से रूट निकालना शुरू करा देता है, और साइटोकाइनिन उस सेल के अंदर से सूट निकालना शुरू करा देता है। सूट मतलब ऊपर का पार्ट जो आपको दिखता है प्लांट के अंदर। समझ पा रहे हो? यस सर। By application of this method, it is possible to achieve propagation of large number of plant in very short duration। बेटा टिश्यू कल्चर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आपने 10 सेल ले ली बेटा एक्सप्लांट की, बोलो है ना? समझ पा रहे हो? ठीक है। यस सर। तो बेटा आपको एक छोटे टाइम पीरियड में 10 नए प्लांट मिल जाएंगे क्या? बोलो है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। अगर आप मान लो एक बीज बोया, बीज उगेगा, बीज को उगने में टाइम लगेगा, तो बेटा 10 प्लांट बनाने में तो बहुत टाइम लगेंगे। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अगर आपने एक ऐसी सेल ले ली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्लांट की, बेटा उसको आपने कल्चर मीडियम में, कल्चर मीडियम जहाँ पे आप उसको कार्बन सोर्स मतलब सॉरी कार्बन सोर्स ही मतलब न्यूट्रिएंट मीडियम, विटामिन, हार्मोन वगैरह सब प्रोवाइड करोगे, तो बेटा वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। समझ पा रहे हो क्या? छोटे टाइम में। ठीक है ना? तो विद द हेल्प यस ऑफ सर। टिश्यू कल्चर आप बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा नए प्लांट बना सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? तो यस सर। बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड मतलब टिश्यू कल्चर वाला मेथड, इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। समझ पा रहे हो क्या? दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग सर, थाउजेंड ऑफ प्लांट। हाँ बोलो। एक ये क्या कहते हैं, एक मिनट। हम्म। ये टीचर मैसेज किए हम्म। ओ की करके उसका। सर मैंने बोला सर पूरा का चेक करके बता सकते हैं क्या फ्रॉम हम्म। दिस फोटो। जो आपको हम्म। फोटो भेजा मैं वही हम्म। हम्म। सही हम्म। डिलीटेड सब सिलेबस है कि नहीं। हम्म। ओके लिखे, फिर हम्म। मैक्स डिलीटेड सिलेबस है। तो बोलो तो सर बचा हुआ क्या है? एक सर बार को
आप एक बार एक काम करना बेटा, आप सीबीएसई की साइट पे जाना, वहाँ पे जोन जोन से टॉपिक होगी वो लिख के मेरे को मैसेज कर देना एक बार, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि वो बेटा जो ये सीबीएसई सर, टॉपिक, लेकिन कंफ्यूजिंग पूरा है वो उसका सिस्टम। अब जैसे मान लो आपने जो मेरे को लिख के भेजा बेटा, इस हिसाब से तो वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ हाईगेंस प्रिंसिपल ही बचा है, और तो सब डिलीट ही दिखा दिया तो हमने। यस सर। चलो कोई नहीं बेटा, इंटरफेरेंस के क्वेश्चन कर लेंगे, डोंट वरी। इंटरफेरेंस के क्वेश्चन में मजा ही आएगा, प्रूफ आपको नहीं करना है, ठीक है ना? डोंट वरी। यस सर। तो देखो बेटा, बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड, मतलब बाय द एप्लीकेशन ऑफ कौन सा मेथड, टिश्यू कल्चर वाला मेथड, इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। आप छोटे ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा प्लांट को बना सकते हो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इस सर मेथड ऑफ प्रोड्यूस, हाँ आप बताइए। बात कर सकते हैं क्या उनसे? अरे बेटा, ऐसे बात नहीं कराते बेटा, टीचर बहुत जेलसी फील कर जाते हैं, रहने दो यार, ठीक है? तो यस चलो, सर। ठीक है, देखो यार, मैं यार सीबीएसई के टीचरों में से के पंगे में आना नहीं चाहता यार, सीबीएसई के टीचर भाई अलग ही टाइप के होते हैं, ठीक है ना? यस। मेरा काम देखो यार, मैं ना तो मैं सीबीएसई की तरफ से पढ़ाता, ना मेरा सीबीएसई से कोई लेना देना है। मतलब मैं मजे में मैं पढ़ाता हूँ अपने मजे के लिए, सिंपल बात है बेटा, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखो। दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन। इसको बोलते हैं बेटा माइक्रो प्रोपोगेशन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। हाँ तक पढ़ लेते हो यार बेटा, आज मैं तुमको थोड़ी देर में मैसेज करके बताता हूँ नेक्स्ट क्लास लूंगा या नहीं लूंगा, ठीक है ना? यस सर।